कौन सोच सकता था कि जेल जैसी जगह पर दूध का डिब्बा आजादी की चाबी बन जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है कोलोरेडो की एक हाई सिक्योरिटी जेल से, जहां रे ब्रेसलिन नाम का एक आदमी कैद है। बाहर से देखने पर वो एक आम कैदी लगता है, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त जेल की दीवारों, गार्ड्स की चाल और सिस्टम की कमियों को पढ़ रही होती हैं। एक दिन एक कैदी उसे चेतावनी देता है कि जैक नाम का एक खतरनाक कैदी उस पर हमला करने वाला है, क्योंकि जैक पहले से ही अपना पूरा प्लान तैयार कर चुका है। तभी एक गुंडा जैक उस पर हमला करता है। रे ने उसे ऐसा धोया कि जैक के दांत उसके हलक में आ गए। लड़ाई की वजह से रे को ब्लैक सेल में डाल दिया गया। अब आम इंसान वहां रोता, पर रे भाई तो वहां भी इंजीनियरिंग लगा रहे थे। यह जेल का वो हिस्सा होता है जहां सबसे खूंखार कैदियों को 24 घंटे बंद रखा जाता है। नया कमरा बेहद छोटा होता है, उसमें कोई खिड़की नहीं होती, सिर्फ एक टॉयलेट और चारों तरफ कैमरास लगे होते हैं। हर पल रे पर नजर रखी जाती है, लेकिन रे के लिए ये सजा नहीं बल्कि मौका बन जाता है। जैसे ही वो उस सेल में पहुंचता है, उसका दिमाग जेल से भागने के प्लान पर काम करने लगता है। रे पूरे जेल का अंदाजा लगाता है। उसे पता चलता है कि जेल के बिल्कुल पास एक गैराज मौजूद है और दोनों जगहों पर गार्ड्स की संख्या भी ज्यादा नहीं है। अगले कुछ दिनों तक वो चुपचाप हर गार्ड की रूटीन को बारीकी से ऑब्जर्व करता है। तभी उसे एक अहम बात समझ आती है कि गार्ड्स हर दिन ठीक 7 मिनट के लिए सिगरेट पीने बाहर जाते हैं और उस वक्त निगरानी सबसे कमजोर होती है। अब रे को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, अपने सेल के दरवाजे का पासकोड। एक दिन खाने के साथ आए दूध के पैकेट को खोलते हुए वो उससे एक पतली प्लास्टिक शीट निकाल लेता है। मौका मिलते ही वो उस शीट को पासवर्ड स्क्रीन पर सावधानी से चिपका देता है। जब गार्ड कोड डालता है, उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर साफ रह जाते हैं। थोड़ी समझदारी और सही एलिमिनेशन के बाद रे सही कोड निकाल लेता है। इतना दिमाग अगर रे भाई ने पढ़ाई में लगाया होता तो आज वो खान सर के बगल में बैठ के पढ़ा रहे होते। साथ ही वो बाहर मौजूद अपनी टीम को भी मैसेज भिजवा देता है कि जिस दिन वो भागेगा ठीक 4 बजे उन्हें पास वाली गैराज में मौजूद रहना होगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। रे पास कोड डालकर सेल से बाहर निकलता है, पाइप्स के रास्ते आगे बढ़ता हुआ गैराज तक पहुंचता है। उसी वक्त बाहर उसकी टीम एक छोटा सा धमाका करती है, जिससे पूरे इलाके का ध्यान भटक जाता है। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड वहां पहुंच जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच रे चुपचाप फायर ब्रिगेड की गाड़ी के नीचे लटक जाता है और जेल से बाहर निकल जाता है। थोड़ी दूरी पर उसे गाड़ी से उतार दिया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द ही पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी वहां लेस्टर नाम का एक आदमी पहुंचता है और पुलिस से कहकर रे को छुड़वा लेता है। इसके बाद असली सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि रे कोई अपराधी नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है, जो दुनिया भर की जेलों की सिक्योरिटी जांचने के लिए खुद कैदी बनता है। वो जेल से भागकर ये साबित करता है कि सिस्टम में कहां-कहां सुधार की जरूरत है। रे इतनी जेलों से भाग चुका होता है कि लोग कहने लगते हैं कि ये आदमी किसी भी जेल से निकल सकता है। करीब 5 महीने बाद रे अपने ऑफिस लौटता है। वहां वो एक आसान सा गेम खेलकर अपने दोस्तों को खुश करता है। तभी उसका पार्टनर लेस्टर उसकी मुलाकात जेसिका नाम की एक लड़की से कराता है। जेसिका चाहती है कि रे दुनिया की सबसे गुप्त और सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल की जांच करे। उसकी शर्त ये होती है कि ना जेल का नाम बताया जाएगा, ना उसकी लोकेशन। इस मिशन के बदले वो लाखों डॉलर देने को तैयार होती है। रे को यह डील सही नहीं लगती, लेकिन लेस्टर के काफी समझाने पर वो आखिरकार मान जाता है। मिशन से पहले रे की पहचान बदल दी जाती है और उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाया जाता है। प्लान के मुताबिक उसे जानबूझकर अरेस्ट किया जाना होता है, लेकिन अचानक रास्ते में कुछ लोग उसे अगवा कर लेते हैं, बेहोश कर देते हैं और बड़ी सफाई से उसके शरीर से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देते हैं। जब रे की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब सी जेल में पाता है। वो एक कांच के डिब्बे जैसे सेल में बंद होता है और उसके चारों तरफ भी ऐसे ही कई कैदी मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात जेल के वार्डन हब्स से होती है, जबकि रे को बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्श होगा। यहीं उसे एहसास हो जाता है कि कुछ न कुछ बहुत गलत जरूर है। रे तुरंत वो खास इमरजेंसी कोड बोलता है जिससे उसे जेल से बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन हब्स उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसे वापस सेल में भेज दिया जाता है। इधर बाहर उसकी टीम जेल की लोकेशन पता करने की पूरी कोशिश कर रही होती है और उधर अंदर रे देखता है कि यहाँ के सारे गार्ड्स एक जैसे कपड़े और मास्क पहने रहते हैं और जब मन करता है किसी भी कैदी पर बेरहमी से टूट पड़ते हैं। इसी दौरान अनिल नाम का एक कैदी रे से मिलता है और बताता है कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी उसे यहाँ रखा गया है क्योंकि कुछ लोग उससे जानकारी निकलवाना चाहते हैं। तब रे को समझ आ जाता है कि ये कोई आम जेल नहीं है। यहाँ असली अपराधी नहीं बल्कि अमीर लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर कराने भेजते हैं। अब रे को इस जेल के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंचना होता है। इसके लिए वो जानबूझकर प्लान बनाकर एक कैदी से हाथापाई करता है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है और उसे खूंखार
कैदियों वाले खास कमरों में बंद कर दिया जाता है। ये कमरे अपने आप में किसी टॉर्चर से कम नहीं होते। अंदर का तापमान इतना ज्यादा होता है कि किसी भी इंसान के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है। उस टॉर्चर रूम का तापमान इतना ज्यादा होता है कि इंसानी शरीर कुछ ही देर में जवाब देने लगे। ऊपर से तेज सफेद रोशनी सीधे आंखों पर पड़ती है, जिससे कुछ ही मिनटों में चक्कर आने लगते हैं। बाहर कंट्रोल रूम में बैठा वार्डन कैमरों के जरिए यह सब देख रहा होता है और इस अमानवीय खेल का मजा ले रहा होता है। अगले दिन जेल का डॉक्टर काइली जैन रे को चेक करने आता है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ी नरमी जरूर आती है, लेकिन जब रे उससे इस जेल की लोकेशन के बारे में पूछता है तो वह साफ इनकार कर देता है। कुछ देर बाद रे और उसके साथी को उस टॉर्चर रूम से बाहर निकाल लिया जाता है। इसी दौरान रे एक अहम बात नोट कर लेता है। कमरे का फर्श एल्यूमिनियम का नहीं बल्कि ठोस स्टील का बना हुआ है। बाहर आते ही रे अपने साथी से मेटल की एक मजबूत पट्टी लाने को कहता है ताकि फर्श में लगे नट बोल्ट खोले जा सकें, लेकिन उसी वक्त उसके साथी को वार्डन के सामने ले जाया जाता है और उससे एक बार फिर उसके पुराने कनेक्शंस के बारे में पूछताछ की जाती है। जब वो कुछ भी बताने से इनकार करता है तो गार्ड्स जबरदस्ती उसके मुंह में पानी की पाइप डालकर उसे बेरहमी से टॉर्चर करते हैं। दर्द के बावजूद वो मौका देखकर मेटल का एक टुकड़ा चुरा लेता है। बाद में जब वो रे से मिलता है तो रे उसे अपना प्लान समझाता है। उसके हिसाब से यह जेल जमीन के नीचे बनी हुई लगती है और अगर वे फर्श खोल भी लें तो ऊपर की तरफ रास्ता बनाकर जमीन तक पहुंचना होगा। रे की बातें सुनकर उसके साथी को यकीन हो जाता है कि अगर कोई यहाँ से बाहर निकल सकता है तो वही है। प्लान के मुताबिक दोनों फिर से जानबूझकर झगड़ा करते हैं और उन्हें दोबारा टॉर्चर रूम में भेज दिया जाता है। अंदर पहुंचते ही रे पहले कैमरे को ढक देता है और फर्श के नट बोल्ट खोलना शुरू कर देता है। जैसे ही काम पूरा होता है वो अपने साथी को इशारा करता है। साथी जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। उसी पल रे कागज से कैमरा पूरी तरह ढक देता है और नीचे की ओर उतर जाता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर धोखा देती है। नीचे उतरते वक्त एक पाइप टूट जाती है और पानी तेजी से भरने लगता है। जैसे तैसे रे ऊपर पहुंचता है और जो नजारा वो देखता है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना होता है। यह जेल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीच खड़े एक विशाल जहाज पर बनी हुई होती है। अंदर पानी फैलने लगता है। हालात बिगड़ते देख रे चुपचाप अपने सेल में वापस लौट आता है। इधर बाहर रे की टीम लेस्टर से संपर्क करती है। तभी पता चलता है कि इस मिशन के लिए दिया गया चेक बाउंस हो चुका है और जेसिका का कोई अता पता नहीं है। शक की सुई सीधी लेस्टर पर जाती है। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ जाती है। लेस्टर अकेले ही पूरी कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसीलिए उसने जानबूझकर यह फर्जी डील रची और रे को हमेशा के लिए इस जेल में फंसा दिया। इतना ही नहीं, उसने वार्डन को फोन करके साफ कह दिया था कि रे को यहीं उम्र भर कैद रखा जाए। उधर रे और उसका साथी अब यह समझ चुके होते हैं कि यहाँ से निकलने के लिए सबसे जरूरी चीज है जेल की सही लोकेशन। रे डॉक्टर से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी कुछ नहीं बताता। मजबूर होकर रे जुगाड़ लगाता है। वो चोरी छिपे गद्दा निकालता है और उससे एक देसी सा सेक्सटेंट तैयार करता है जिससे दिशा और लोकेशन के पॉइंट्स निकाले जा सके। इसके लिए उसे जहाज के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना होता है। इसी काम में उसकी मुलाकात जावेद नाम के एक कैदी से होती है। जावेद वार्डन के सामने जासूस बनने का नाटक करता है और बदले में खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगता है। अनजान वार्डन हामी भर देता है। उसी मौके का फायदा उठाकर रे अपने बनाए डिवाइस से दिशा के आंकड़े निकाल लेता है। सारी गणना के बाद रे इस नतीजे पर पहुंचता है कि वे मोरक्को के पास अटलांटिक ओशन में मौजूद हैं। ये सुनते ही उसका साथी बताता है कि उसका एक पुराना दोस्त मोरक्को में रहता है और अगर किसी तरह उसे खबर पहुंचा दी जाए तो बचाव मुमकिन है। अब वे एक बार फिर डॉक्टर से मिलते हैं और इस बार उसे मदद के लिए मना ही लेते हैं। उसी रात डॉक्टर चोरी छिपे ईमेल के जरिए जेल की लोकेशन बाहर भेज देता है। आखिरकार भागने का दिन आ जाता है। जावेद वार्डन को झूठी खबर देता है कि ब्लॉक ए में बड़ी लड़ाई होने वाली है। वार्डन तुरंत लगभग सारे गार्ड्स वहीं भेज देता है और खतरनाक कैदियों वाले हिस्से में सिर्फ 2 गार्ड्स रह जाते हैं। मौका देखते ही रे जानबूझकर वहां लादाई शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में पूरा इलाका रणभूमि बन जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच रे, उसका साथी और जावेद जहाज के ऊपरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वार्डन को शक हो जाता है और वो पूरे जहाज में लॉकडाउन करवा देता है। ऊपर पहुंचने से पहले ही सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और तीनों को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। इसी दौरान बाहर से बचाव के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच चुका होता है। अंदर गार्ड्स और कैदियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसी भगदड़ में जावेद को गोली लग जाती है। हालात को देखते हुए रे फैसला करता है कि अब कंट्रोल रूम तक पहुंचकर पूरे जहाज की बिजली काटनी ही होगी। रे समझ जाता है कि अगर जहाज की बिजली काट दी जाए तो ऊपर का लॉक किया हुआ दरवाजा दोबारा खुल सकता है। वो अपने साथी से कहता है कि जावेद का ध्यान रखे और
खुद कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी जावेद एक आखिरी फैसला लेता है। उसे अंदाजा होता है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो अनिल को भी आगे बढ़ने के लिए कह देता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मजबूरी में उसके साथी को जावेद को अंदाजा होता है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो अनिल को भी आगे बढ़ने के लिए कह देता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मजबूरी में उसके साथी को जावेद को वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। कुछ ही देर बाद गार्ड्स जावेद को गोली मार देते हैं, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती। इसी बीच रे आखिरकार जहाज की पूरी बिजली काटने में कामयाब हो जाता है। ऊपर लॉक किया हुआ रास्ता खुल जाता है और उसका साथी भागते हुए डेक तक पहुंच जाता है, जहां उसका दोस्त हेलीकॉप्टर के साथ पहले से इंतजार कर रहा होता है। पीछे से जेल के गार्ड्स लगातार फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और पूरी ताकत से रे के बाहर आने का इंतजार करते हैं। उधर रे खुद एक नई मुसीबत में फंस जाता है। गार्ड्स की तलाशी से बचने के लिए वो पानी के एक बड़े टैंक में छिप जाता है, लेकिन वार्डन चालाकी से जहाज को दोबारा स्टार्ट करने का आदेश दे देता है। टैंक का सिस्टम एक्टिव होते ही रे तेज बहाव के साथ सीधे समुद्र में जा गिरता है। ऊपर से उसका साथी हेलीकॉप्टर में बैठा ये सब देख लेता है। बिना एक पल गंवाए वो नीचे रस्सी फेंकता है और रे किसी तरह उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। अब रे के हाथ में गन होती है। वो पीछे मुड़कर जहाज पर मौजूद तेल के टैंकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। कुछ ही सेकंड में पूरा जहाज जोरदार धमाके से दहल उठता है। वार्डन और उसके सारे गार्ड्स उसी विस्फोट में खत्म हो जाते हैं। जिस जेल को कभी अजेय माना जाता था वो समंदर में डूबने लगती है। आखिरकार रे और उसका साथी सुरक्षित मोरक्को के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां एक गाड़ी उन्हें लेने आती है और उसमें से जेसिका बाहर निकलती है। रे उसे देखते ही पहचान लेता है, वही लड़की जिसने उसे इस मिशन के लिए भेजा था। तभी उसका साथी सच बता देता है कि जेसिका उसकी बेटी है। यह सुनते ही रे हैरान रह जाता है। अब पूरी सच्चाई सामने आती है। दरअसल जेसिका ने अपने पिता को उस गैर कानूनी जेल से छुड़ाने के लिए जानबूझकर रे को इस मिशन पर भेजा था। उसने अपनी असली पहचान इसलिए छिपाई थी ताकि उसके दुश्मन उसे नुकसान न पहुंचा सकें। जाते जाते वो रे को लेस्टर की गद्दारी के बारे में भी बता देती है, कैसे लेस्टर ने लालच में आकर वार्डन से हाथ मिलाया और अगर रे इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाता तो वही इस जेल का सीईओ बनने वाला था। कुछ समय बाद रे एबिगेल और हैश से मिलता है, जहां ये खुलासा होता है कि लेस्टर को सच में वही ऑफर दिया गया था, लेकिन अब खेल पलट चुका होता है। जैसे ही लेस्टर को पता चलता है कि रे जिंदा बाहर निकल आया है, वो घबराकर भागने की कोशिश करता है। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। जब लेस्टर की आंख खुलती है तो वो खुद को उसी गाड़ी में बैठा पाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो गाड़ी अब एक ऐसे जहाज में पहुंच चुकी है जो हजारों कंटेनरों से भरा हुआ है। जहाज कहां जा रहा है ये कोई नहीं जानता और शायद लेस्टर को कभी पता भी नहीं चलेगा। इसी रहस्यमयी मोड़ के साथ इस जबरदस्त फिल्म का अंत होता है। अगर आप रे की जगह होते, क्या लेस्टर को माफ कर देते या उसे उसी जेल में सड़ा देते? क्या गद्दारी की सजा मौत से भी बड़ी होनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, माफ या सजा, आप क्या चुनते? और ऐसी ही दिमाग घुमा देने वाली कहानियों के लिए फिल्म माँ को सब्सक्राइब करना मत भूलना।